सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 17 सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन की कौन कौन से स्रोत हैं सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन के। पॉल्यूशन तो हमने इससे पहले वाली भी चैप्टर में देखा है कि अलग अलग तरीके का होता है। नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, सॉइल और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है। हर जो फॉर्म है ना पॉल्यूशन का, उसके पास दो सोर्सेज हैं उसके ऑक्यूरेंस के। ठीक है, उत्पत्ति के दो हैं, एक तो पॉइंट सोर्स है और दूसरा जो है आपका नॉन पॉइंट। जो पॉइंट सोर्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट सोर्स होते हैं पॉल्यूटेंट के, मतलब डायरेक्टली वहां से जो है कि पॉल्यूटेंट इंटर करते हैं और ये आसानी से जो है आइडेंटिफाई हो जाते हैं, पहचान लिए जाते हैं। इनको मॉनिटर भी कर लिया जाता है और कंट्रोल भी करना आसान होता है, मुमकिन होता है। जबकि नॉन पॉइंट सोर्सेज ऐसे इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं कंट्रोल करना। तो सोर्सेज जो है अलग अलग तरीके के पॉल्यूशन के वो नीचे डिस्कस किए गए हैं। तो सबसे पहले है जो है नॉइस पॉल्यूशन के रेफरेंस में। तो नॉइस पॉल्यूशन रेफर करता है कि अनवांटेड साउंड जो कि अनप्लीजेंट इफेक्ट यानी कि जो पसंद ना होने वाला इफेक्ट है उसको प्रोड्यूस करता है और ये डिस्कम्फर्ट लेके आता है जिंदगी के अंदर। साउंड जो है कि अनवांटेड तब हो जाता है जब वो इंटरफेयर करता है हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज में, जैसे कि सोना, बातचीत करना, या फिर जो है कि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ में जो है कि परेशान करता है, दिक्कत पैदा करता है। ठीक है, तो जो आपको पसंद नहीं है और उस टाइम पे, और वो भी क्या है कि एक ऐसे तरीके का साउंड इतने डेसिबल पे कि जो कि आपको इरिटेट कर रहा हो। तो देखो यहाँ पे सोर्सेज जो नॉइस पोल्यूशन के हैं उसमें सबसे पहला ट्रैफिक है। आजकल क्या हो रहा है ना कि नंबर ऑफ व्हीकल वगैरह रोड पे बहुत ज्यादा इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो है कि सोर्स है नॉइस पोल्यूशन का। ट्रैफिक जाम वगैरह कंजेस्टेड एरिया में जहाँ पे सड़क पतली होती है वहां पे जो है कि बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा प्रेशर हॉर्न वगैरह का भी लोग यूज करते हैं। और जो लोग हड़बड़ी वाले ड्राइवर्स होते हैं, इम्पेशेंट ड्राइवर होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, नॉइस पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। फैक्ट्रीज जो है बहुत सारा नॉइस पोल्यूशन प्रोड्यूस करता है। कपड़े की फैक्ट्री हो, प्रिंटिंग प्रेस हो, या फिर इंजीनियरिंग इस्टेब्लिशमेंट वाली, या फिर मेटल वर्क वगैरह वाली इंडस्ट्री हो, तो ये सब बहुत ज़्यादा जो है कि नॉइस पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। जो इंडस्ट्रियल शहर होते हैं, अक्सर इंडस्ट्रियल जोन वगैरह लोकेट कर दिया जाता है रेसिडेंशियल जोन के पास सिटी के, कि इसमें जो है कि मतलब जैसा कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वगैरह लगती है, तो एक एरिया पहले से डिस्क्राइब कर दिया जाता है कि हाँ भाई इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रीज वगैरह लगेंगी, और ये जो है कि अर्बनाइजेशन यानी कि अपने रेसिडेंशियल से बिल्कुल दूर रहेंगी। ये फैक्ट्रीज जो है यूजुअली जो है ग्राउंड फ्लोर पे लगाई जाती है रेसिडेंशियल एरियाज के, और ये जो है कि अनॉयंस क्रिएट करती है, डिस्कम्फर्ट और इरिटेशन लेके आती हैं उन रेसिडेंट को टू द नॉइज दैट इज इनएविटेबली प्रोड्यूस्ड। इनएविटेबली का मतलब ये है ना कि मतलब वो अटल है, आप उसको हटा नहीं सकते हो। तो ये जो फैक्ट्रीज वगैरह जो है मोस्टली तो लगाई जानी चाहिए कि मतलब भाई रेसिडेंशियल एरिया से काफी दूर हो, लेकिन जो आसपास ग्राउंड पे जो लगाई जाती है ना, जैसे लूम वगैरह चलता है तो लोग घरों में ही चलाते हैं आसपास, तो ये जो साउंड्स वगैरह है ना, ये इनएविटेबल है, मतलब इनको आप हटा नहीं सकते हो, इनको मिनिमाइज भी नहीं किया जा सकता है, एक हद तक किया जा सकता है लेकिन कोई दूसरा तरीका नहीं है। मशीन चलेगी तो आवाज होगी और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट आता है। हाउएवर किसी तरह से सिचुएशन बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है मॉडर्न प्लांट सिटीज में। जैसे कि देखो चंडीगढ़ है, तो ये मॉडर्न सिटी में आता है, और इसमें जो है ना कि पहले से डिस्क्राइब्ड है कि इसमें जो किया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया को काफी दूर रखा गया है, केप्ट अवे फ्रॉम द रेसिडेंशियल एरिया, और दोनों को सेपरेट कर दिया गया है एक बड़े से ग्रीन बेल्ट के द्वारा। तो इससे क्या होगा कि रेसिडेंशियल एरियाज में आवाजें नहीं पहुंचेंगी, है ना। और ये, तो ये बात कर रहा था उन एरियाज की जहाँ पे तो छोटा स्केल का इंडस्ट्री ना, मोस्टली लोग घर में ही इधर उधर लगा के रखे हैं, वेल्डिंग वगैरह से है, लोहा पीटना वगैरह है, ये सारी चीजें तो बहुत मुश्किल क्रिएट करती हैं। जो नॉइस आती है कंस्ट्रक्शन साइट से, अब देखो जहाँ बिल्डिंग वगैरह बन रही हो, खास तौर से तो वो जो बिल्डिंग वगैरह तोड़ने के लिए होता है, या फिर कहीं पे कंक्रीट वगैरह में छेद करने के लिए लगाते हैं लोग, ड्रिल मशीन वगैरह टाइप की है बड़ी छोटी। तो कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह से जो है ना, जो आवाजें आती हैं ना, वो फैक्ट्रीज के आवाजों से भी ज्यादा जो है बदतर होती हैं। और ऐसा क्यों है कि
बिकॉज ऐसा इसलिए है कि जो भी कंस्ट्रक्शन वगैरह होता है उसका जो नॉइस एमिशन लेवल है बहुत ज़्यादा होता है। जो इक्विपमेंट वगैरह उसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नॉइजी होते हैं, है ना। ड्रिल मशीन का एक एग्जांपल मैंने बताया ही, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करता है। इन एरा ऑफ फास्ट अर्बनाइजेशन, आजकल जो है कि बहुत ज़्यादा जो है अर्बनाइजेशन तेजी से चल रहा है, हर जगह पे घर मकान बन रहे हैं। तो जो रिपेयर एक्टिविटीज वगैरह चल रही है ना बड़ी बड़ी मशीनों के साथ, और जो है कि बड़ा बड़ा डील हो रहा है, वो जो बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं इसको बनाने के लिए, घर वगैरह को बनाने के लिए या ढहाने के लिए, डिमोलिशन के लिए, तो वो जो मशीनें वगैरह चल रही है ना वो बहुत ज्यादा जो है डील कर रही है नॉइस अनॉइंस में, जो कि लोग आसपास रह रहे हैं कंस्ट्रक्शन साइट्स के आसपास, तो उनको बहुत ज्यादा इसकी वजह से क्या हो रही है, परेशानी हो रही है। लाउड स्पीकर क्या है कि इंडिया में अक्सर लाउड स्पीकर वगैरह रिलीजियस फंक्शन पे इस्तेमाल किए जाते हैं, बर्थडे पे, मैरिज पे, इलेक्शन पे, और भी बहुत सारे एडवर्टीजमेंट वगैरह से लेके हर जगह पे इस्तेमाल किए जा रहा है। तो लाउड स्पीकर जो है कि बहुत मेजर सोर्स होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। तो लाउड स्पीकर के बारे में एक बात बता दूं कि मेनली जो डीजे वगैरह चलता है ना वो नॉइस पोल्यूशन तब लगता है जब आपको दावत ना मिली हो, वरना जिसको दावत मिली होती है वो डीजे पे नाचता है, और जिसको नहीं मिली होती है वो पड़ोस वाला गुस्सा करता है। नहीं, मैं ऐसे ही मजाक कर रहा हूँ बस। एयरपोर्ट की बात करते हैं कि नॉइस पोल्यूशन जो है एयरप्लेन के द्वारा भी कॉज किया जाता है, और वो बढ़ता है, और ये मतलब बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि आप देख ही सकते हो कि मतलब एयरपोर्ट बहुत सारे नए नए भी बिल्ड हो रहे हैं, तो अब जगह जगह को ऐड भी किया जा रहा है। तो रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा ही ये बढ़ा है, स्पेशली उन एरियाज में जहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना मेनली उठा हुआ है क्योंकि ये जो है कि बहुत हैवी लॉन्ग रेंज का जेट एयरक्राफ्ट वगैरह जो है उसका इस्तेमाल बढ़ गया है। ये जो जेट प्लेन वगैरह जो नॉइस क्रिएट करते हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग होता है ओल्ड प्रोपेलर ड्राइवन एयरक्राफ्ट से, क्योंकि इनका जो पिच होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाइयर होता है। जेट नॉइज जो कॉज होती है वो वायलेंट मिक्सिंग की वजह से कॉज होती है, जेट का ऑफ गैसेस फ्रॉम द इंजन और आसपास के सराउंडिंग एयर से, वो जो अलग उसके पंखों में लगा रहता है, अराउंड रोटेट करता रहता है, तो वो जेट इंजन जो है, और ये मैक्सिमम होती है टेक ऑफ के समय में इंजन, जो कि डिलीवर करती है मैक्सिमम थ्रस्ट, और रिड्यूस करती है रैपिडली एज एयरक्राफ्ट क्लाइंब्स। जब एयरक्राफ्ट जो है क्लाइंब कर जाता है, ऊंचाई पे जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये रिड्यूस हो जाता है, लेकिन जब ये टेक ऑफ कर रहा होता है तो उस समय मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस करने के लिए ये मैक्सिमम कैपेसिटी पे चलती है, तो समझ लो कि बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। और लैंडिंग के टाइम में भी मेन सोर्स होता है हाई फ्रिक्वेंसी नॉइस का, जो कि एयर कंप्रेशर बनाता है और टरबाइन ब्लेड्स बनाते हैं। तो एयरक्राफ्ट पास करता है जब क्लोज ग्राउंड के क्वाइट डिस्टेंस पे, तो इस लैंडिंग के ऑपरेशन में जो है ना कि ये जो नॉइस होती है बहुत ज़्यादा जो है कि डिस्टर्ब करती है ना, और इंटेंस नॉइस होती है, लेकिन भले ही शॉर्टर टाइम के लिए होती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटेंस होती है, जो कि प्रोड्यूस हो रही है आपका टेक ऑफ की जगह टाइम पे और लैंडिंग के टाइम पे। तो ये भी बहुत बड़ा मेजर जो है कि वो आपका कंट्रीब्यूट कर रहा है एक नॉइस पॉल्यूशन में, बहुत बड़ा सोर्स है। शॉर्ट टाइम के लिए है, लेकिन हाँ एकदम कान फाड़ आवाज होती है एकदम। दूसरे सोर्सेस क्या है नॉइस पॉल्यूशन के, उसमें आपका घरेलू भी है, जैसे कि एक हाउस होल्ड में भी जो है बहुत सारे इंडोर नॉइसेस आवाजें वगैरह चलती हैं, जैसे दरवाजे वगैरह से आवाजें आती हैं, बच्चे खेल रहे होते हैं, या फिर कोई बच्चा वगैरह चिल्ला रहा हो, इन्फेंट यानी कि गोद वाला बच्चा हो, अभी दूध पीता बच्चा हो, एंटरटेनमेंट के इक्विपमेंट जैसे रेडियो वगैरह चल रहा हो, रिकॉर्ड प्लेयर वगैरह चल रहा हो, टीवी वगैरह हाई साउंड पे चल रहा हो, घर के कोई गैजेट वगैरह चल रहे हो, जैसे मैंने पानी वाले फिल्टर का मशीन लिया हुआ है, तो ये भी वो काफ़ी आवाज़ करता रहता है, जब इसके अंदर पानी खत्म हो जाता है तो फिल्टर करने का टाइम पे बहुत आवाज़ करता है। मिक्सर ग्राइंडर का तो पता ही होगा, प्रेशर कुकर वगैरह है, डिजर्ट कूलर वगैरह, एयर कंडीशनर है, एग्जॉस्ट फैन वगैरह कहीं कहीं पे आवाज़ करते हैं। अब तो फाइबर वाले वैसे आवाज़ नहीं करते हैं, बहुत ही कम आवाज़ करते हैं। वैक्यूम क्लीनर है आवाज़ करता है, सेविंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, ये सब चीज़ें भी जो है आवाज़ करती हैं, तो हाउस होल्ड में भी जो है नॉइस पॉल्यूशन क्रिएट होता है। एग्रीकल्चर इक्विपमेंट की बात करें तो देखो ट्रैक्टर चलता है, थ्रेशर है, हार्वेस्टर है, ट्यूबवेल है, पावर टीलर वगैरह है, खन्ने वाला, वो सब क्या करते हैं बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, तो ये चीज़ें भी साउंड क्रिएट करती हैं। डिफेंस की बात करो तो बहुत ज़्यादा यार साउंड प्रोड्यूस होता है इसमें भी,
एटमॉस्फेयर में आर्टिलरी के द्वारा, टैंक के द्वारा, लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, एक्सप्लोजन, ये सब ऐसा नहीं जंग के दौरान, अरे एक्सरसाइजिंग के भी दौरान जब मिलिट्री एयरप्लेन वगैरह और शूटिंग प्रैक्टिसेस होती है तो भी बहुत ज्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है। जो स्क्रीम होता है जेट इंजन का और जो सोनिक बूम है उसमें जो है ना कि वो जो इम्पैक्ट होता है ना बिल्कुल डेफिनिंग एकदम शॉक वेव प्रोड्यूस होती है आसमान में। जब जो है आपका ये जेट इंजन वगैरह क्रॉस करते हैं ना तो मतलब एकदम शॉक वेव, और वो इतना भयानक आवाज होती है कि मतलब बहरा कर सकती है आपको। एक्सट्रीम लेवल की आवाज होती है शॉक वेव से जो प्रोड्यूस होती है, और शॉक वेव प्रोड्यूस होता है इन जेट एरोप्लेन्स वगैरह के गुजरने से। तो ये जो है कि अगर कहीं विंडो पैनल वगैरह के आसपास से गुजर जाए ना पुरानी बिल्डिंग के इधर उधर, तो मतलब समझ लो कि पैनल वगैरह एकदम टूट ही जाएगा शीशे का, इतनी भयानक आवाज होती है। इसके अलावा मिसलेनियस में दिया है ऑटोमोबाइल रिपेयर शॉप वगैरह है, प्लास्टिंग है, बुलडोजिंग है, और स्टोन क्रशिंग वगैरह जो चल रहा होता है उन सब से भी बहुत सारी आवाजें आती हैं। पत्थर वगैरह तोड़ना पहाड़ों से, आजकल डायनामाइट वगैरह भी यूज किया जाता है तो उसकी वजह से। तो ये सारे सोर्सेस पढ़े हम लोगों ने। एयर पॉल्यूशन, वो नॉइस पॉल्यूशन तो पहले भी पढ़ा था हम लोगों ने, लेकिन ये क्या पढ़ा हम लोगों ने कि मतलब कहाँ कहाँ से क्या क्या सोर्स है नॉइस पॉल्यूशन के, किन किन जगहों से जो है कि नॉइस पॉल्यूशन हो रहा है। जो कॉन्टेमिनेशन है एयर का पॉल्यूटेंट के द्वारा, जैसे कि उसमें डस्ट आ जा रहा है, स्मोक आ जा रहा है, धुआं आ जा रहा है, हार्मफुल गैसेस आ जा रहे हैं जो कि जरूरत के नहीं है, और उनका बुरा प्रभाव पड़ रहा है इंसानों के ऊपर, जानवरों के ऊपर, पेड़ पौधों के ऊपर, और पूरे के पूरे इन्वायरमेंट के ऊपर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेफर किया जाता है एयर पॉल्यूशन। एयर का जो पॉल्यूटेंट है इसको कई कैटेगरी में जो है दिखाया गया है। तो पहला है ओरिजिन के हिसाब से, यानी उनकी उत्पत्ति के हिसाब से। तो एयर पॉल्यूटेंट को प्राइमरी और सेकेंडरी में जो है बांटा गया है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी पहले भी पढ़े हैं हम लोग। प्राइमरी जो होते हैं, तो ये जो प्राइमरी पॉल्यूटेंट होते हैं ये डायरेक्टली जो है कि सोर्स से निकले रहते हैं और एटमॉस्फेयर में मिलते हैं इन द फॉर्म, उसी फॉर्म में मिलते हैं जिस फॉर्म में ये एमिट हुए थे। इनको प्राइमरी पॉल्यूटेंट बोलते हैं, मतलब डायरेक्टली ये जाके बस मिक्स हो जा रहे हैं। जैसे आपका राख है, धुआं है, डस्ट है, रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, और ऑक्साइड वगैरह है सल्फर का और नाइट्रोजन का, तो ये डायरेक्टली जाके बस मिक्स हो जा रहे हैं हवा के अंदर। तो ये कैसे हैं, आपके प्राइमरी पॉल्यूटेंट हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट वो हैं जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर बन रहे हैं और एटमॉस्फेयर में केमिकल इंटरेक्शन की वजह से बन रहे हैं। प्राइमरी पॉल्यूटेंट और एटमॉस्फेयर के अंदर का कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह वो साथ में मिलकर जब कंबाइन करके कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो है सेकेंडरी वो पॉल्यूटेंट। तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट में जैसे कि दिया हुआ है सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ओजोन का बनना है, पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट का है, कीटोन्स का है। तो ये सब चीजें कैसी हैं कि इन्वायरमेंट पे पहले जो है कि आपका ऑक्साइड्स चले जा रहे हैं, फिर इन्वायरमेंट के अंदर के कॉन्स्टिट्यूएंट से रिएक्ट कर रहे हैं और फिर कोई नया जो है पॉल्यूटेंट बन रहा है, तो ये सेकेंडरी पॉल्यूटेंट हो गया। स्टेट ऑफ मैटर के हिसाब से अगर देखा जाए तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट है, और ये पॉल्यूटेंट एग्जिस्ट करते हैं गैस के स्टेट में, नॉर्मल टेम्परेचर पे और नॉर्मल प्रेशर के अंदर, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, सल्फर ऑक्साइड्स है, एटसेट्रा। और पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट कौन सा है, ये गैसीय सब्सटेंस नहीं होते हैं, ये सस्पेंड रहते हैं ड्रॉपलेट के फॉर्म में, सॉलिड पार्टिकल के फॉर्म में। जैसे कहीं पे तुम देखोगे कि जहाँ पे कोयला मंडी वगैरह है तो वहां पे बिल्कुल डस्ट वगैरह दिखाई देगा बिल्कुल, और वो अपने कपड़ों पे तुम महसूस करोगे जब वहां से होके निकलोगे, तो वो ऐसा सस्पेंडेड पार्टिकल उसको कह रहा है पार्टिकुलेट एयर पॉल्यूटेंट। ये इंक्लूड करता है डस्ट है, फ्यूम है, स्मोक है, सूट है और फ्लाई ऐश। और सोर्सेस के हिसाब से देखा जाए तो दोनों तरह के सोर्सेज है, मैन मेड और नेचुरल भी हैं। नेचुरल प्राकृतिक रूप से वोल्केनिक इरप्शन वगैरह होता है, डिफ्लेशन होता है कहीं सैंड का, डस्ट का और फॉरेस्ट वगैरह का, तो या फिर वर्ल्ड फायर वगैरह लग गया नेचुरल वेजिटेशन में, या फिर कहीं जंगल में आग वगैरह लगी, तो ये भी बड़ा सोर्स होता है पॉल्यूशन का। इन्वायरमेंट में जो है कि इससे पॉल्यूटेंट ऐड होते हैं, जो धुआं वगैरह है अल्टीमेटली जाएगा ही। मैन मेड सोर्स कौन से होते हैं, इसमें वो एक्टिविटीज होती है जो कि सारी इंडस्ट्रीज वाली एक्टिविटीज हैं, चिमनी वगैरह वाला सारा मामला है, अर्बन सेंटर है, एयरक्राफ्ट है, न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट है, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर और पावर प्लांट है। मतलब हर वो जगह जहाँ से कि एयर के लिए मतलब वो एयर को पॉल्यूट करने के लिए पॉल्यूटेंट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस में आएंगी, मैन मेड सोर्सेज में आएंगी, जो कि मैन मेड द्वारा ऑपरेट की जा रही हैं या बनाई गई हैं।
सोर्सेज एयर पॉल्यूशन के देखें तो बहुत तरह के जो है कि पॉल्यूटेंट रिलीज किए जाते हैं हवा के अंदर अलग अलग सोर्स से। तो जो मेजर बड़ा मैन मेड सोर्स है ना एयर पॉल्यूशन का, वो है आपका ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, गार्बेज वगैरह का जलना है, ब्रिक किल्स है। और ये सोर्सेज रिलीज होते हैं पॉल्यूटेंट में, जैसे कि ऑक्साइड ऑफ कार्बन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, हाइड्रोकार्बन, ओजोन या फिर क्लोरोफ्लोरो मीथेन। ये सारी चीजें जो है कि एयर पॉल्यूशन की जो है कि ये भी जो है सोर्सेज हैं। ये सारी चीजें जो निकल रही हैं मेनली ये ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड्स हुई फिर एयर में वाटर वेपर के साथ मिलके क्या बना लेते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स जो है एसिड बना लेते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें हैं। उसके अलावा है देखो वेहिकुलर, तो व्हीकल्स जो है कि बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, 80% टोटल एयर पॉल्यूशन का इनसे आता है। आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा है। वो चिमनी का धुआं तो अलग ही है, लेकिन वो चिमनी का धुआं एक तरफ और जो सड़कों पे गाड़ियां चल रही है वो एक तरफ। जो बहुत बड़ा पॉल्यूटेंट रिलीज होता है ऑटोमोबाइल लोकोमोटिव एयरक्राफ्ट से, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, अनबर्न्ड पार्टिकल है कार्बन हाइड्रो वो हाइड्रोकार्बन के, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है। और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात करें जैसे दिल्ली है, मुंबई है, कलकत्ता है, तो यहाँ पे व्हीकल एग्जॉस्ट करते हैं जो वो अकाउंट करते हैं 75% पूरा सीओ यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, 45% सारा हाइड्रोकार्बन और 40% सारा ऑक्साइड वगैरह और 30% सारा सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। ये जो शहर वगैरह की बात हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अर्बनाइजेशन ज्यादा है तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में गाड़ियां वगैरह चल रही हैं। देखते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो गैसोलीन फ्यूल, मोटर व्हीकल फ्यूल, बर्निंग ऑफ वुड, कोल, सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल, इंडस्ट्रियल प्रोसेस, इन सारी जगहों से क्या आ रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है। और बहुत सफोकेटिंग गैस भी होता है ना। तो हाँ ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करेंगे कि ये कैसे मतलब खतरनाक होता है। कमरे में बंद करके अगर जला के कुछ रख दिया तुमने तो समझ लो सफोकेशन से भी बंदा मर जाएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें तो प्राइमरी सोर्स जो है मोटर व्हीकल होता है, पावर जनरेशन वाले स्टेशन होते हैं, कहीं पे जो है ऑर्गेनिक मैटर जलाया जा रहा है, फर्नेस स्टेक है, इंसिनरेटर है। तो ये सारी चीजें ना जो है इनसे जो है नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है। सल्फर ऑक्साइड जो है कि कोयले से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड की। तो सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से निकल रहा है, सल्फर के ऑक्साइड्स कोयले से निकल रहे हैं, स्मेल्टिंग वगैरह के प्रोसेस से निकल रहा है, रिफाइनरी से निकल रहा है, केमिकल प्लांट के, या फिर जो है कहीं पे ओपन में गार्बेज वगैरह आप कूड़ा कचरा जला रहे हो, म्यूनिसिपल वो इंसिनरेटर से निकल रहा है। हाइड्रोकार्बन तो वही मोटर व्हीकल से निकलेगा, इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, गार्बेज से, एग्रीकल्चर वेस्ट से। ये पार्टिकुलेट जो होते हैं यानी वो पार्टिकल जो सस्पेंडेड रहते हैं, ये भी मोटर व्हीकल है, फ्यूल कंबशन के साथ निकलते हैं और साथ में सॉलिड वेस्ट के डिस्पोजल से भी निकलते हैं। एयर पॉल्यूशन जो है गैसियस और वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन, गैसियस का मतलब गैस के फॉर्म में, वोलेटाइल जो इवेपोरेट हो जाए ऐसा हाइड्रोकार्बन, जैसे मीथेन है, एसिटिलीन है, इथेलिन है, इनसे होता है एयर पॉल्यूशन। कुछ हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन है जो केमिकल रिएक्शन में जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में और नाइट्रोजन ऑक्साइड के, और वो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट बना लेता है जैसे कि ओजोन है, और ये जो है ओजोन हार्मफुल हुआ करता है। फ्यूल कंबशन जो है ऑटोमोबाइल में ये भी प्रोड्यूस करता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इंडस्ट्रियल एयर पॉल्यूशन में देखें अगर हम, तो इसमें जैसे केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं, पेपर वगैरह को कचूमर बनाया जाता है जो पेपर इंडस्ट्री है, कपड़े की मिल वगैरह है, या फिर कहीं पे पेट्रोलियम रिफाइनरी वाला लगा हुआ है, पेट्रोलियम रिफाइन हो रहा है। ये सब जो है सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो सीमेंट की फैक्ट्री वगैरह होती है उसमें देखोगे आपकी बहुत ज़्यादा जो है कि वो धूल वगैरह गर्दा वगैरह निकलता रहेगा, और वो पोटेंशियल हेल्थ हजार्ड होता है, बहुत ज़्यादा जो है कि नुकसानदेह होता है हेल्थ के लिए हमारे। जो धुआं आ रहा होता है फैक्ट्रीज वगैरह के अंदर से, उसके अंदर पार्टिकल होता है डस्ट का, कार्बन का, मेटल का, और दूसरे सॉलिड वगैरह होते हैं, लिक्विड भी होता है और रेडियो एक्टिव मटेरियल भी होते हैं। जब हवा में ये मिक्स हो जाते हैं तो एयर को बहुत बुरी तरीके से बिल्कुल पॉल्यूट कर देते हैं। जो सल्फर जो जलता है कोयले में होता है या फिर हैवी ऑयल में रहता है, थर्मल पावर प्लांट वगैरह में, इसमें से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है हवा में। ये सल्फर डाइऑक्साइड जो है कि फर्दर हवा में जो है ऑक्सीजन और पानी के साथ कंबाइन करके एसिड बना लेता है ना, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है एटमॉस्फेयर में, और ये जो है बहुत ही खतरनाक होता है। और बिसाइड्स, और इसके बाद अब देखो होता क्या है ना, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड से आपका
वाटर मिक्स हुआ, ऑक्सीजन मिक्स हुआ तो सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। तो अब ये सल्फ्यूरिक एसिड करने क्या वाला है, जब बारिश होगी ना तो ये सल्फ्यूरिक एसिड जमीन पे ही आने वाला है बारिश के साथ कंबाइन होके। तो कानपुर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा एयर पॉल्यूशन है, क्योंकि यहाँ जो डस्ट स्मोक है वो फैक्ट्री से निकलती है। 500 से भी ज्यादा शायद फैक्ट्री है, मिल्स वगैरह है वहाँ पे कानपुर में, चमड़े वगैरह की ना, इसीलिए पेंट की इंडस्ट्री है, बहुत सारी है वहाँ पे। विंटर में स्मॉग हो जाता है, यानी कि धुआं और जो है कि फॉग दोनों साथ में कंबाइन होके स्मोक फॉर्म करते हैं बहुत सारे शहर में। तो ये जो है स्मॉग जो आता है वहाँ पे, तो बहुत बड़ा जो है कि बीमारी का कारण भी बन रहा है ये स्मॉग, और जो है कि ट्रैफिक प्रॉब्लम वगैरह भी इससे राइज हो रहे हैं। क्योंकि इसमें होता क्या है ना कि विजिबिलिटी आपकी कम हो जाती है। तो जाड़े के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, तो कोयला वगैरह और फॉसिल फ्यूल वगैरह का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो भी भर जाता है, वो बढ़ जाता है, सॉरी, हाँ बढ़ जाता है। और घर को गर्म वगैरह रखने के लिए या फिर तापने के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए जो है कि हम लोग इसका इस्तेमाल करने लगते हैं। इसकी वजह से जो है स्मॉग क्रिएट होता है। अब कुछ शहरों में जैसे कि दिल्ली की बात करें, स्मॉग जो है कि वो एग्रीगेटेड होता है स्टबल बर्निंग इन नेबरिंग एग्रीकल्चर एरियाज से। तो आसपास के एग्रीकल्चर एरियाज में ना पुआल जलाते हैं, उसकी बात कर रहा है। तो उसको जलाने की वजह से भी बहुत ज्यादा जो है कि स्मॉग क्रिएट होता है। तो स्मॉग जो होता है ना हार्मफुल होता है इंसान की सेहत के लिए। इससे अस्थमा होता है, ब्रोंकाइटिस होता है, और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, यानी आदमी छोटी छोटी सांसें लेता है। आई और नोज में इरिटेशन होते हैं, जलन पैदा होती है, और स्मोक जो है कि विजिबिलिटी जो है कि मतलब कम कर देता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का मूवमेंट जो है वो बाधित हो जाता है। लोग धीरे धीरे ट्रेवल करते हैं और ट्रैफिक ज्यादा लगता है। तो बर्निंग ऑफ गार्बेज भी एक जो है कि सोर्स है एयर पॉल्यूशन का। ये एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है। इसमें से जब भी आप कूड़ा कचरा जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बहुत सारे ऐसे पार्टिकुलेट मैटर के जैसे कि डस्ट है, स्मोक है, वो सारे के सारे एयर में ऐड होते हैं। ओपन बर्निंग जो होता है, रिफ्यूज ऑफ रिफ्यूज एंड इन म्यूनिसिपल इंसिनरेटर में, ये सब रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए। म्यूनिसिपल वगैरह वाले भी क्या करते हैं, कूड़ा कचरा लेके जाते हैं और उसको हीट करके जलाते हैं, किसी तरह से डंप करने की कोशिश करते हैं। बायोमास का जो बर्निंग है, जैसे कि फॉरेस्ट फायर वगैरह, जंगल में आग वगैरह लग गई तो उससे भी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वगैरह एटमॉस्फेयर में ऐड होता है। और जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है वो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, और वो क्या बनाता है, नाइट्रिक एसिड बनाता है। और फिर जो नाइट्रिक एसिड फॉल होगा बारिश के साथ, वो फॉर्म में एसिड रेन के फॉल होगा। सोर्सेज वाटर पॉल्यूशन के आप देखते हैं, ये सारे सोर्सेज ऊपर किसके थे, एयर पॉल्यूशन के। वाटर पॉल्यूशन की सोर्सेज की बात करें तो इसके भी सोर्सेज जो है दो कैटेगरी में ब्रॉडली डिवाइड होते हैं। एक तो डोमेस्टिक वाला है, डोमेस्टिक मतलब घरेलू वाला। इंसान इस्तेमाल करता है पानी को खाने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए और चीज़ें धुलने के लिए, घर मकान साफ करने के लिए। तो ज़्यादातर जो पानी होता है ना वो जो है म्यूनिसिपल ड्रेन वगैरह के थ्रू चला जाता है रिवर में या लेक में, है ना, यानी नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं और नालियों वगैरह के रास्ते से होते हुए नदियों में मिलता है, फिर वो आगे चला ही जाता है, रिवर में, लेक में मिल जाता है। तो जो घरेलू वेस्ट वाटर होता है जो मिक्स हो जाता है दूसरी चीज़ों के साथ, जैसे कि आपने जो है प्लास्टिक उसमें मिक्स हो गया, या फिर आप नहा के जो पानी अपने ऊपर डाल रहे उसमें डिटर्जेंट, सॉरी डिटर्जेंट से कोई नहीं नहाएगा, मतलब साबुन वगैरह से, या फिर कपड़े वगैरह धुले तो डिटर्जेंट वगैरह उसमें मिल गया। या फिर जो है कि गाय का गोबर वगैरह, ह्यूमन फेशियल वगैरह है, ह्यूमन की पॉटी वगैरह है, ये सब चीज़ें जो है म्यूनिसिपल वेस्ट हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है कि मिक्स हो जाती हैं। तो बहुत सारी डिटर्जेंट और फर्टिलाइजर में ना फॉस्फेट होता है। जब ये फॉस्फेट को डिस्चार्ज करते हैं हम लोग पानी के अंदर, पानी के रास्ते डिस्चार्ज होता है, तो इसका जो रेमनेंट है ना वो प्रमोट करता है बहुत ज़्यादा ग्रोथ को एल्गी के। तो एल्गी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। तो ऐसा इन्वेचमेंट प्रोसेस को कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। और जो एक्वेटिक वीड्स होते हैं, एक्वेटिक वीड्स मतलब जो पानी में मतलब अनचाहे जो पेड़ पौधे उगते हैं, वीड्स होते हैं, वो बहुत तेजी के साथ मल्टीप्लाई करने लगते हैं वाटर बॉडीज में। अब पानी के अंदर जो वीड्स है ना जिसको नहीं चाहिए होना, उसके मल्टीप्लाई से होता क्या है, ये जो इंटरफेयर, तो इनसे दिक्कत ये होती है, ऑक्सीजन वगैरह यूज कर लेते हैं तो दिक्कत होती है। तो ये इंटरफेयर करते हैं फिशिंग में, नेविगेशन में और इरिगेशन में।
है ना, तीनों में, फिशिंग में, मछली वगैरह मारने में या नेविगेट करने में, और या फिर इरिगेशन में, ये लोग ये क्या करता है, ये एल्गे वगैरह और ये जो वीड्स वगैरह है ये हर्डल पैदा करते हैं, क्रिएट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो है कि यहाँ तो दूसरा डायग्राम है, फ्लुएंट वगैरह देखो फैक्ट्री से निकल के आ रहे हैं और ये भी वाटर बॉडी में डिस्चार्ज होगा, ये भी वाटर पॉल्यूशन के लिए ही डायग्राम है। तो इंडस्ट्री जो है डील करती है केमिकल वगैरह के साथ, उसका इस्तेमाल करती है, यूज करती है। पल्प है, पेपर है और फूड प्रोसेसिंग एटसेट्रा सारी चीजें करती है फैक्ट्री। तो ये सब ना बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि हैवी मेटल या फिर सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह को। तो ये सब चीजें जब वाटर बॉडीज के अंदर मिलती हैं ना, डायरेक्ट डिस्चार्ज से या फिर लीचिंग केमिकल प्रोसेस के द्वारा, वेस्ट डंप वगैरह से केमिकल प्रोसेस होता है और वो जो है चीजें जो है बनती हैं, मतलब सेकेंडरी के तौर पे, और ये जो चीजें मिलती हैं, तो ये डायरेक्ट जो है कि या तो डिस्चार्ज हो जाता है, या फिर जो है कि वेस्ट डंप वगैरह रखा हुआ है तो उसके साथ पानी के साथ क्या करेगा, ये मिक्स होकर केमिकल रिएक्शन करेगा और चीजें जो है कि जो हार्मफुल और टॉक्सिक चीजें हैं वो बनेंगी, वो प्रोडक्ट बनेगा और वो पानी में मिक्स होगा। एमंग द हैवी मेटल जैसे कि कैडमियम है, लेड है, मरकरी है, कॉपर, क्रोमियम वगैरह है, ये सब जो है पानी के अंदर मिक्स होते हैं। तो देखो ये जो पानी के अंदर मिक्स हो रहे हैं तो ये कितने खतरनाक है, घातक हैं, ये मैं केमिकल्स वगैरह जिनके साथ इंडस्ट्री जो है कि डील कर रही है। तो लीड की बात करूँ तो लीड बहुत सारे इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है और बायोलॉजिकल सिस्टम में जो है कि एक्यूमुलेट होता है, हो सकता है। तो लीड जो है कि इंटर करता है वाटर में बहुत सारे सोर्सेज से, जैसे कि कहीं माइनिंग वगैरह हो रही है, स्मेल्टिंग हो रहा है, लेड बीरिंग ओर्स वगैरह का पिघलाया जा रहा है, तो वहां पे जो है कि और मेटल वगैरह है, लीड प्लम्बिंग वगैरह कहीं हो रही है, पेंट वगैरह है, सिरेमिक ग्लासेस वगैरह हैं, और या फिर जो है कि डिस्पोजल हो रहा है लेड जिंक बैटरीज वगैरह का गार्बेज में। तो ये सारे सोर्सेज क्या है, ये सारे सोर्सेज ऐड करेंगे, क्या चीज ऐड करेंगे, लेड को ऐड करेंगे। मैंगनीज है, तो मैंगनीज को देखा गया है कि बहुत ही ज्यादा वाइडली नेचर में मिलेगा आपको और यूज किया जाता है मैन्युफैक्चर करने में, स्टील वगैरह। फिर मरकरी है, तो मरकरी को यूज किया जाता है प्लास्टिक में और केमिकल इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। मिथाइल मरकरी जो होता है सबसे कॉमन है फॉर्म है मरकरी का, जो कि पानी में एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलता है। और ये रिपोर्ट किया गया है कि ये जमा होता जा रहा है, मरकरी बहुत ही ज्यादा 5000 टाइम्स ज्यादा जमा हो गया है, जो है इट द अमाउंट इन फिश एंड इज पास्ड ऑन टू मैन, और इतना ज्यादा हो गया है कि अब ये पास हो रहा है इंसान तक, है ना। अरे मतलब समझो कि मतलब मछलियां एक्वेटिक फॉर्म में चला गया, एक्वेटिक फॉर्म में पानी में चला गया और इंसान मछलियों को खा रहा है, तो फिर वो चीजें जो है कि पास कर रहा है मैन तक भी इसका कुछ अमाउंट। सोर्सेज ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन का सोर्स देखो बहुत सारा है, इसमें जो है कैटेगराइज किया गया है 3 हेड के अंदर। एक है केमिकल फर्टिलाइजर है, बायोमेडिकल वेस्ट है, और तीसरा जो है पेस्टिसाइड है ना। केमिकल फर्टिलाइजर तो जानते हो, बायोमेडिकल पेस्ट और वेस्ट जो है बहुत ही ज्यादा है, तुम समझ ही सकते हो कि एक इंजेक्शन एक बार लगाया दूसरी बार नहीं लगा सकते, तो बहुत सारी चीजें हैं। पेस्टिसाइड वगैरह जो हम लोग डालते हैं, वेडिसाइड वगैरह डालते हैं, है ना, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए या अनचाहे पेड़ पौधों के लिए। केमिकल फर्टिलाइजर की बात करें तो जहाँ खेती बाड़ी हो रही है आजकल, तो केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह जो है कि इस्तेमाल किए जा रहे हैं और उसमें ढेर सारा कंटेंट होता है, न्यूट्रिएंट होता है उसमें, जैसे कि नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, पोटेशियम, जो कि पेड़ पौधों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ जो होता है ना, उसकी वजह से जो है पॉल्यूशन होने लग रहा है। जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं जिनको कि मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो दरअसल क्या कर रहे हैं, दूषित कर दे रहे हैं मिट्टी को अपने इम्प्योरिटी के साथ, अशुद्धता के साथ। जब फर्टिलाइजर वगैरह कॉन्टेमिनेट हो जाते हैं दूसरे सिंथेटिक चीज़ों से, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट से, तो जो वाटर उसमें रहता है और जो सॉयल रहता है वो दोनों ही क्या हो जा रहा है, ये दोनों ही चीज़ें क्या हो जा रही हैं, बिल्कुल पॉल्यूट हो जा रही हैं। बायोमेडिकल वेस्ट क्या है, देखो हॉस्पिटल से जो वेस्ट निकल रहा है, ऑर्गेनिक मटेरियल निकल रहा है, केमिकल निकल रहे हो, मेटल निकल रहा है, नीडल है, प्लास्टिक है, बताया ना, जैसे एग्जांपल एक सिरिंज एक आदमी के लिए, तो दिन भर में अगर बताओ हॉस्पिटल में हजारों लोग आ रहे हैं तो हजारों सिरिंज इस्तेमाल हो रहे हैं, फिर वो कहाँ हो रहे हैं, डंप कर दिए जा रहे हैं। रुई है, कॉटन वगैरह से लेके सब कुछ है, वो तो मान लो डिग्रेडेबल भी है। डंपिंग जो हो रहा है डोमेस्टिक का सीवेज, डोमेस्टिक सीवेज का और हॉस्पिटल के ऑर्गेनिक वेस्ट वगैरह का, ये दूषित कर दे रहा है मिट्टी को।
इसमें पैथोजन वगैरह चले जा रहे हैं भाई, बहुत सारे बीमारियां हैं। तो इंसानों को तो इन बीमारियों से जो है कि डील करते हुए जो है कि सारा वेस्ट प्रोडक्ट जो है हॉस्पिटल फेंक रही है, तो उससे क्या होगा, वो फिर मिट्टी में जा रहे हैं, तो उसमें भी पैथोजन वगैरह अटैक कर रहा है। ये जो एक्सक्रीटा है ना ह्यूमन का, पॉटी की बात कर रहा है, ह्यूमन का और एनिमल का, ये सब पॉल्यूट करता है मिट्टी को। इंटेस्टाइनल पैरासाइट वगैरह जो होता है वो कंस्टिट्यूट करता है सबसे ज़्यादा सीरियस पॉल्यूशन, वो सॉइल पॉल्यूशन में प्रॉब्लम में इन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा जो है कि इंटेस्टाइनल पैरासाइट वगैरह है, ये सब जो है कि बहुत ज़्यादा दिक्कत लेके आता है, बहुत बड़ा सॉइल पॉल्यूशन, सीरियस सॉइल पॉल्यूशन लेके आता है वर्ल्ड के अंदर। पेस्टिसाइड क्या है, तो भाई पेस्टिसाइड और वीडिसाइड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि पेस्ट और वीड को कंट्रोल करें। पेस्ट मतलब जो कीड़े मकोड़े लग रहे हैं, और वीड्स मतलब जो अनचाहे पेड़ पौधे उगते चले जा रहे हैं हमारे खेतों के अंदर। ये कॉन्टेमिनेट कर देता है पेस्टिसाइड, हमारे मिट्टी को दूषित कर देता है। जो पेस्टिसाइड का जो बचा हुआ रेसिड्यू है वो चेंज कर देता है अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो चेंज करता है केमिकल प्रॉपर्टीज हमारी मिट्टी की, और जमा होता रहता है सॉइल के अंदर परमानेंटली। देखो सॉइल वाला पॉल्यूशन क्यों सीरियस है, सॉइल वाला पॉल्यूशन ये सीरियस इसलिए है क्योंकि इसमें जो चीजें मिक्स हो गई ना, उसको आप अलग नहीं कर पाओगे। एयर को तो फिल्टर कर सकते हो, लेकिन मिट्टी को कैसे फिल्टर करोगे, तो मिट्टी को फिल्टर करना और ही ज्यादा मुश्किल होता है, और ये लंबे समय तक रहती हैं। और ये जो सॉइल में परमानेंटली हैं, तो ये क्या करती हैं, वो टॉक्सिक मटेरियल वगैरह जो है प्लांट के अंदर जाता है और प्लांट प्रोडक्ट के अंदर जा रहा है ना, इसकी वजह से, पेस्टिसाइड वगैरह की वजह से एक बार जमा हो गया तो निकालना भी मुश्किल है। अब देखते हैं सोर्सेज रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के। तो दो मेन सोर्सेज हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के, एक तो नेचुरल सोर्स है, और ये कॉस्मिक रेज वगैरह और एनर्जेटिक रेडिएशन जो बाहर के स्पेस से जो है हमारी धरती के अंदर आ रहा है या धरती पे आ रहा है। तो ये जो है कि बहुत ज़्यादा हजार्डस है, अरे बहुत बड़ा हजार्ड है स्पेस में, लेकिन बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं है फॉर ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। ये नेचुरल सोर्सेज जो है ना, और लेकिन जो मैन मेड सोर्सेज है वो इनसे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये आउटर स्पेस से आ रहा है, ये सारी चीज़ें आती है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन होता है, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं है जितना ये मैन मेड वाला अभी पढ़ोगे आप। फॉलोइंग सोर्सेज आपको मिलेगा, जैसे कि एक्सरे वेस्ट, जो ये एक्सरे का यूज़ किया जाता है कॉमनली, इससे जो है कि स्केलेटल डिसऑर्डर, मतलब कहीं टूट गया, कहीं क्रैक आ गया, तो उन सबको पता करने के लिए एक्सरे करवाते हैं हम लोग। कैंसर पेशेंट वगैरह जो है कि उनको रेडियम और दूसरे आइसोटोप रेडिएशन वगैरह के अंदर लेके जाया जाता है कैंसर के पेशेंट को कैंसर ट्रीट करने के लिए। तो जो एक्सरे पास करती है ना जेनेटिक सेल से, वो अफेक्ट करती है क्रोमोसोम को, और इसकी वजह से जो है ना इंसान के जीन्स में बदलाव आता है ना, इन रिजल्टिंग इन म्यूटेशन। तो ये बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। रेडियो एक्टिव जो फॉल आउट होता है न्यूक्लियर प्लांट वगैरह से निकल रहा है, जो बिजली वगैरह पैदा करने के लिए लगा है या किसी और चीज़ के लिए, तो न्यूक्लियर पावर स्टेब्लिशमेंट वगैरह में फ्यूल का एलिमेंट और जो कूलेंट वगैरह होता है ना, वो दोनों ही, जो कूलेंट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है और जो फ्यूल एलिमेंट है, वो दोनों ही जो है रेडिएशन जो है प्रोड्यूस करते हैं। रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह जो एटॉमिक रिएक्टर से निकल रहा है, बहुत ही हैजार्डस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। इवन इफ अगर रेडियो वेस्ट वगैरह जो है कि बरी कर दिया जाएगा अंडरग्राउंड में, तब भी वो जो है कि सराउंडिंग तक आ जाएगा। इवन ऐसा नहीं है कि पानी के अंदर चलेगा, और पानी के अंदर आपने रिएक्टर लगा दिया है ना, वाटर बेस के अंदर, पनडुब्बी के अंदर लगा दिया, तो वो बाहर नहीं आ पाएगा। या फिर जमीन के अंदर आप जो है कि बहुत ही डीप में अपना अंडरग्राउंड बना लिए बेसमेंट, और वहां पे आप जो है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे हैं, या फिर जो है कि आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, तो ये जो है स्केप कर जाता है, चाहे पानी हो चाहे आपका जो है ये मिट्टी हो। तो इनर्ट गैसेस जो है स्केप करते हैं वेपर की तरह और पॉल्यूट करते हैं इन्वायरमेंट को। इनमें से जो रेडिएशन वगैरह निकलती है वो भी अल्फा बीटा गामा बहुत ही खतरनाक होती है। न्यूक्लियर वेपन की बात करें तो जैसे न्यूक्लियर वेपन वगैरह का टेस्ट होता है, उसमें जो है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जैसे यूरेनियम 235 है, प्लूटोनियम 239 है, ये सब इस्तेमाल किया जाता है फ्यूजन के लिए। फ्यूजन मतलब एक हैवी न्यूक्लियाई का दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में टूटना। तो जो रेडियो एक्टिव वेस्ट वगैरह निकलता है इसमें से, ये सराउंडिंग के वो सराउंडिंग मटेरियल जो है, ये टेस्ट वगैरह जो है सराउंडिंग मटेरियल को रेडियो एक्टिव बना देता है। आसपास जो है कि बहुत ही ज़्यादा रेडियो एक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है। तो ये जो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत दूर तक जाते हैं हवाओं के जरिए से,
और फिर ये नीचे आते हैं बारिश वगैरह की वजह से। तो ऐसा बारिश वगैरह जिसमें ये रेडियो एक्टिव पार्टिकल वगैरह फॉल करेगा ना अर्थ में, तो ऐसा जो बारिश होगा वो क्या करेगा, ये जब नीचे की तरफ गिरता है तो अफेक्ट करता है मिट्टी को और सॉइल पॉल्यूशन कॉज करता है। और ये मिट्टी से जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है ये पानी तक भी पहुंचता है, जहाँ पे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को जो है डिस्टर्ब करता है, ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब करते हैं और ये उनके अंदर जो है कि फूड चेन में आ जाता है और फिर ह्यूमन बीइंग तक। ये वही मछली वाली बात कर रहा है कि जैसे मरकरी वाले में भी बात कर रहा था कि मरकरी का जो ट्रेसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा पानी के अंदर चले गए, तो पानी में ज़्यादा होने की वजह से अब मछलियाँ उसको खा रही हैं और मछलियाँ खा रही हैं तो इंसान मछलियों को खा रहा है, तो फूड चेन में एंटर कर गया। ऐसे ही आपका रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन है वो इन्वायरमेंट में है, इन्वायरमेंट से फिर ज़मीन पे आया, ज़मीन से सॉइल में आया, सॉइल से फिर जो है कि पानी में मिक्स हुआ और जो एक्वेटिक एनिमल्स है उन्होंने एब्जॉर्ब किया और फिर उस एक्वेटिक एनिमल्स को इंसान जो है कि अपने फूड आइटम्स के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, तो फिर ये फूड चेन से इंसानों तक पहुंच रही हैं। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप क्या होता है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है इस्तेमाल किया जाता है रिसर्च के लिए लेबोरेटरीज के अंदर। जब जो है वेस्ट वाटर इन लेबोरेटरी वगैरह से नदी के अंदर पहुंचता है तो ये सीवर वगैरह के साथ जो है कि ये वाटर पॉल्यूशन का करता है। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप वगैरह है लेबोरेटरी में इस्तेमाल हुआ किसी चीज के लिए, अब जो वाटर वहां पे ठंडा के लिए एज ए कूलेंट इस्तेमाल हो रहा है, अब उसमें भी रेडियो एक्टिव आइसोटोप के ट्रेसेस हैं। अब वो चीजें जब जाएंगी पानी के अंदर, है ना, पानी में वाटर बॉडीज से वाटर बॉडीज में ही मिक्स करेगा, तो जब जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो फिर कॉन्टेमिनेट करेंगी पानी को भी और पानी में भी जो है वाटर पॉल्यूशन होगा। तो ये सिर्फ सोर्सेस के बारे में था ये चैप्टर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।